हेलो एवरीवन, मैं सम्राट अशोक, फाउंडर डायरेक्टर CSIR पॉइंट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड प्रयागराज। आप सभी लोगों का वेलकम है। और आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हम दूसरे नाम से ट्रांसलेशन के बारे में भी जानते हैं, ट्रांसलेशन के नाम से भी जानते हैं। और आज इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ओवरव्यूज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ना, क्योंकि आप जानते हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें प्रोटीन सिंथेसिस प्रोकैरियोट में भी होती है और यूकैरियोट में भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है। बट आज इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो प्रोकैरियोट के एक ओवरव्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात हम लोग करने वाले हैं प्रोटीन सिंथेसिस की। तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है सिंथेसिस। आप सभी लोग जानते हैं सिंथेसिस मतलब क्या होता है, बनना होता है ना। तो प्रोटीन अगर हमें बनाना है या हमें किसी भी चीज को बनाना होता है तो बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। सेम चीज अगर हमें प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होगी। एक इंपॉर्टेंट बात, तो कुछ प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करने से पहले हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना, हम उन क्वेश्चन के बारे में पहले डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग जो है अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जैसे अगर हमें प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन बनाने के लिए हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। बिना रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के हम ना तो प्रोटीन की सिंथेसिस प्रोकैरियोट में पढ़ सकते हैं और ना ही प्रोटीन की सिंथेसिस हम यूकैरियोट में पढ़ सकते हैं। एक तो क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसकी लोकेशन क्या होती है ना। प्रोटीन की सिंथेसिस प्रोकैरियोट में उसकी लोकेशन क्या होगी और यूकैरियोट में प्रोटीन सिंथेसिस की लोकेशन क्या होगी। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात करेंगे वो तीसरी इंपॉर्टेंट बात हम लोग ये करेंगे कि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो प्रोकैरियोट में कौन कौन से स्टेप होते हैं और यूकैरियोट में कौन कौन से स्टेप होते हैं, हम लोग उनके बारे में भी बात कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में। प्रोटीन अगर बन गई है तो उसका क्या क्या यूज होता है उसके बारे में लोग बात करेंगे। और आप सभी लोग सेल बायोलॉजी में पढ़े होंगे। ट्रांसलेशन के बाद आता है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी में हम लोग प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करते हैं। खैर वो सारी चीजें जो हैं बहुत बाद की बात है, बट आज हमारा जो फोकस है वो ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट उसके बारे में फोकस है, हम डिस्कस करते हैं ना। तो थोड़ा सा मैं एक चीज और बताने का प्रयास कर रहा हूँ और हम जो है व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहे हैं बताने के लिए। तो मैं लिखूंगा क्योंकि मैं लिख लिख के पढ़ाऊंगा और मुझे लगता है कि व्हाइट बोर्ड की टीचिंग काफी अच्छी होती है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप सभी लोग जो है ध्यान देने का प्रयास करें। ठीक है, तो बात हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस इसमें हम लोग जो सबसे पहले बात करेंगे, ये फर्स्ट वाली बात है, वो क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट ना, रिक्वायरमेंट। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स में हम लोग जो बात करेंगे वो कंप्लीटली हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ना। और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की जो रिक्वायरमेंट होती है लगभग काफी हद तक सेम होती है ना। दूसरी हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे लोकेशन के बारे में। लोकेशन मीन्स क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस का लोकेशन कहाँ होता है। तीसरा हम लोग जो बात करेंगे वो स्टेप की बात करेंगे, स्टेप्स। प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए कौन कौन से आपके स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। और एक दो इंपॉर्टेंट स्टेप और है, हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी तो नहीं कर पाएंगे। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। तो ये 4-5 स्टेप के थ्रू हम लोग इसके बारे में बात करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका इंटरेस्टिंग बात है वो इंटरेस्टिंग बात है, हम रिक्वायरमेंट की बात करेंगे ना। तो अच्छा आप खुद बताओ, सिंपल सी बात है, हमें कुछ पढ़ना नहीं है, हमें सोच के ऑलरेडी हमें रिक्वायरमेंट के बारे में बात करना है। तो जब हम प्रोटीन की सिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो एक बात तो हमारे दिमाग में आती है, प्रोटीन बनेगी किसकी, प्रोटीन बनेगी अमीनो एसिड की। आप सबको पता है
प्रोटीन जो बनता है वो किसका बनेगा, अमीनो एसिड का। तो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए चाहे हम प्रोकैरियोट की बात कर लें और चाहे हम यूकैरियोट की बात कर लें, जो पहले रिक्वायरमेंट होगी वो क्या हो जाएगी आपका, अमीनो एसिड। बिना अमीनो एसिड के प्रोटीन सिंथेसिस होने वाली नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट रिक्वायरमेंट में क्या लिख लेंगे, अमीनो एसिड शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि नेचर में अप्रॉक्स 300 प्लस अमीनो एसिड है ना। कितने अमीनो एसिड होते हैं, 300 प्लस अमीनो एसिड। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो ये 300 प्लस अमीनो एसिड होते हैं, क्या सब ये प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर आपका कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अमीनो एसिड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बट थोड़ा सा हम उसको जानने का प्रयास करेंगे ना। अगर हम इस अमीनो एसिड की बात करते हैं तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे ना। एक क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड ना, एक हम क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, और दूसरे हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन स्टैंडर्ड ना। क्या बोल देंगे, नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड ना। आप सभी लोग जानते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड आर दोज अमीनो एसिड दैट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। मींस स्टैंडर्ड अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसके पीछे भी बड़ा रीजन है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि स्टैंडर्ड अमीनो एसिड की ऐसी क्या खासियत होती है जो प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, और नॉन स्टैंडर्ड जो अमीनो एसिड होते हैं उनके पास ऐसा क्या ड्रॉबैक होता है जो प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एक बहुत सारी लंबे कहानियां हैं, हम उनके बारे में नहीं बात करेंगे, बट एक बात आपको जो यहाँ पे बताना चाहता हूँ ये है, आप सभी लोग भी जानते हैं कि स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो होते हैं वो आप जेनेटिक कोडान पढ़े होंगे ना, जेनेटिक कोडान द्वारा कोड किए जाते हैं ना। तो जितने भी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं वो जेनेटिक कोडान द्वारा कोड किए जाते हैं, और हम बात पढ़ेंगे जेनेटिक कोडान के बारे में। सिंपल सी बात आप समझिए कि जितने भी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं वो जेनेटिक कोडान द्वारा कोड किए जाते हैं, और आप सभी लोग जानते हैं कि 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं जो डायरेक्ट प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। एक बात। दूसरी बात, दो और अमीनो एसिड की डिस्कवरी हुई थी बाद में, आप जानते हैं उसका नाम होता है 21 सिलिनोसिस्टीन और 22 पायरोलाइसिन ना। ये दो और अमीनो एसिड हैं जिनको बाद में मॉडिफाई करके ये पता लगाया गया था कि ये भी प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हैं इनका ट्रांसलेशन बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में लगभग एक जैसा होता है ना, अप्रॉक्स एक जैसा होता है। लेकिन जब हम सिलिनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन की बात करते हैं तो वहां पे कॉन्सेप्ट जो है आपका थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। खैर वो हम सारी चीजें बाद में बात करेंगे ना। तो पहली रिक्वायरमेंट हमारा क्या हो गया प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, अमीनो एसिड हो गया। दूसरी रिक्वायरमेंट की हम लोग बात करेंगे। अगर हम सेकंड रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड। आप सभी लोग जानते हैं बिना न्यूक्लिक एसिड के तो काम चलेगा नहीं। और आप सभी लोग सेंट्रल डोग्मा के बारे में जानते हैं, डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना, ये बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, और न्यूक्लिक एसिड में आप सब जानते हैं दो चीज होता है, एक क्या हो जाएगा आपका डीएनए हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा आरएनए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे आरएनए के बारे में। और आप सभी लोग जानते हैं आरएनए बहुत तरीके से होते हैं, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट आरएनए होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर उनका हम नाम दें तो क्या हो जाएगा आपका आरआरएनए ना, आरआरएनए हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका एमआरएनए हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा आपका टीआरएनए हो जाएगा ना, ये आपका हो जाएगा। अगर हम आरआरएनए की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं आरआरएनए और प्लस राइबोसोमल प्रोटीन ना, प्लस राइबोसोमल प्रोटीन, राइबोसोमल प्रोटीन, और ये क्या बना देगा, इससे बन जाएगा आपका राइबोसोम ना। क्या हो जाएगा आपका राइबोसोम। और आप सभी लोग जानते हैं राइबोसोम हम लोग क्या बोलते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन। ये सारी चीजें आप सभी लोग जानते हैं ना, बेसिक बातें, बट फिर भी किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए बेसिक तो बताना ही पड़ेगा, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो राइबोसोम को हम लोग क्या बोलेंगे, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब राइबोसोम वो ऑर्गेनेल है, चाहे हम प्रोकैरियोट की बात कर लें और चाहे हम यूकैरियोट की बात कर लें, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है, राइबोसोम में होती है। तो आप सब जानते हैं कि राइबोसोम किससे बनेगा, आरआरएनए और प्लस किससे हो जाएगा आपका राइबोसोमल प्रोटीन से। और आप जानते हैं कि जब हम प्रोकैरियोट की बात करेंगे ना, जब हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम होता है ना।
प्रोकैरियोट में क्या होता है 70s राइबोसोम होता है, आप सबको पता है ना 70s होता है। और जब हम यूकैरियोट की बात करते हैं तो यूकैरियोट में ध्यान रखिएगा दोनों तरीके के राइबोसोम होते हैं, 70s और 80s दोनों होते हैं ना। क्या हो जाएगा आपका 70s एंड 80s दोनों तरीके के राइबोसोम होते हैं। अब मुद्दा ये आता है कि ऐसा क्या हो गया है कि आपका इसमें 70s और 80s दोनों होता है। तो 70s आप सभी लोग जानते हैं, आपने सुना होगा इंडो सिम्बायोसिस थ्योरी का नाम सुना होगा ना, आप जब सेल बायोलॉजी पढ़ते होंगे तो वहां पे इसके बारे में बात किया जाता है। तो 70s राइबोसोम मींस दो ऐसे आर्गेली होते हैं आपका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। एक तो आपका राइबोसोम ही है जो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, लेकिन आपके जितने भी आर्गेली हैं उनमें सिर्फ आपके ऐसे दो आर्गेली क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे दो आर्गेली होते हैं जिनके पास खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है ना। क्या होता है? खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, मींस वो खुद अपना रेप्लिकेशन भी करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन भी करते हैं और ट्रांसलेशन भी करते हैं, मींस वो प्रोटीन भी बनाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया खुद का अपना प्रोटीन भी बनाते हैं, और जब खुद का प्रोटीन बनाएंगे तो सिंपल सी बात है उनका खुद का अपना राइबोसोम होना चाहिए। तो खुद का जो राइबोसोम होता है तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में 70s राइबोसोम होता है, और जितने भी आपके आर्गेलीज होते हैं इन दोनों को छोड़ दिया जाए क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को, तो और कोई भी ऐसा आर्गेली नहीं होता है जिसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता हो या फिर खुद का अपना राइबोसोम होता है, ऐसा नहीं होता है। तो राइबोसोम अपना खुद का है 80s है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्या होता है, इनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। ये ऐसा क्यों होता है? सारे आर्गेली जो है अपनी प्रोटीन को न्यूक्लियस और जो आपका 80s राइबोसोम है उससे अपनी प्रोटीन लेते हैं, लेकिन आपके क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये खुद की प्रोटीन बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन ये आता है हमारे दिमाग में कि अगर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया खुद की अपनी प्रोटीन बनाते हैं तो क्या ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जितनी भी प्रोटीन और एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी एंजाइम और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ये आपके क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया फुलफिल कर देते हैं या नहीं कर देते हैं? ऐसा नहीं होता है। हम क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। सेमी ऑटोनोमस का मतलब ये हो जाएगा कि काफ़ी प्रोटीन और एंजाइम ये खुद बना लेते हैं, और जो खुद नहीं बना पाते हैं उनको किससे ले लेते हैं? 80s राइबोसोम से ले लेते हैं। और 80s राइबोसोम में जो प्रोटीन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर प्रोटीन बोलते हैं। वो सब लंबी चौड़ी कहानी है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे ना। तो सिंपल सी बात हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे राइबोसोम की बात करेंगे, तो राइबोसोम क्या हो जाएगा आपका 70s हो जाएगा किसमें? प्रोकैरियोट में। और जब हम यूकैरियोट की बात करते हैं तो 70s और 80s दोनों हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसका हम डिवीजन करना चाहते हैं तो आप सब जानते हैं 70s का डिवीजन क्या हो जाएगा? आप सब जानते हैं 30s स्मॉल सबमिट हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा आपका 50s ये लार्ज सबमिट हो जाएगा। और अगर हम 80s की बात करते हैं, 80s में आप सभी लोग जानते हैं स्मॉल सबमिट क्या हो जाएगा? 40s हो जाएगा, और 60s क्या हो जाएगा आपका? ये लार्ज सबमिट हो जाएगा। आप इसके बारे में भी जानते हैं। तो ये क्या होगा आपका आरएनए के बारे में हो गया ना। आरएनए का क्या रोल है प्रोटीन की सिंथेसिस में, और जो रोल है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होगा। ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोट में होगा और यूकैरियोट में आपका दूसरी तरीके से होगा ना। दूसरी बात जो है आपका एमआरएनए, और आप सभी लोग जानते हैं एमआरएनए से जो जेनेटिक कोडान बनता है, जो जेनेटिक कोडान होता है, जो आप कहते हैं ना कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड कोडेड बाय जेनेटिक कोडान, स्पेसिफिक टाइप के अमीनो एसिड होते हैं वो जो है जेनेटिक कोडान द्वारा कोड किए जाते हैं। आप सोचिए ही मेन बात है कि राइबोसोम में जब प्रोटीन बनेगी, अभी हम लोग बात करेंगे, तो राइबोसोम में जो प्रोटीन बनेगी, सपोज मान लीजिए अगर हम यहाँ पे एक राइबोसोम की बात कर लें और यहाँ पे हम दूसरे राइबोसोम की बात कर लें, तो दोनों राइबोसोम में अगर प्रोटीन बन रही है, अगर दोनों राइबोसोम में प्रोटीन बन रही है, तो ये जो प्रोटीन बन रही है, पहली चीज जो कॉमन सी बात है, वो कॉमन सी बात क्या है? इसमें भी जो प्रोटीन बनेगी 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड से बनेगी, इसमें भी जो प्रोटीन बनेगी वो भी 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड से बनेगी। लेकिन क्या इस राइबोसोम में जो प्रोटीन बन रही है उसकी सीक्वेंस, ध्यान रखिएगा, अमीनो एसिड की सीक्वेंस, साइज, मास इसके इक्वल होगा? नहीं होगा ना। इसका सीक्वेंस अलग होगा, इसका सीक्वेंस अलग होगा, इसमें अमीनो एसिड का अरेंजमेंट दूसरा होगा, इसमें अमीनो एसिड का अरेंजमेंट दूसरा होगा।
इस प्रोटीन की साइज अलग होगी, इस प्रोटीन की साइज अलग होगी, इसका मॉलिक्यूलर वेट अलग होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट अलग होगा, बट सिंथेसिस तो आपका राइबोसोम में ही हो रहा है ना, चाहे हम प्रोकैरियोट की बात कर लें और चाहे हम यूकैरियोट की बात कर लें। तो ये कैसे पॉसिबल है कि प्रोटीन राइबोसोम में बन रही है, लोकेशन सेम है, अब जो रिक्वायरमेंट है दोनों के लिए, इस प्रोटीन बनने के लिए जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी वैसे ही इस प्रोटीन को बनने के लिए भी उस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। जब रिक्वायरमेंट सेम है, लोकेशन सेम है, तो ऐसा क्या हो जाता है कि इस प्रोटीन की साइज अलग होगी, इसकी सीक्वेंस अलग होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट अलग होगा। किससे? इससे। ये सब कैसे पॉसिबल है? ये सब पॉसिबल है जेनेटिक कोडान द्वारा ना, जेनेटिक कोडान, जेनेटिक कोडान इसके लिए रिस्पांसिबल होता है ना। जेनेटिक कोडान मींस एमआरएनए ना, तो राइबोसोम में जो एमआरएनए होगा उस एमआरएनए की जो सीक्वेंस होगी, अब सिंपल सी बात है, अब राइबोसोम में एमआरएनए नहीं होता है, आप सब जानते हैं ना, हम लोग एमआरएनए और राइबोसोम का इंटरेक्शन कराते हैं, अभी हम लोग कराएंगे। ऐसा नहीं है कि एमआरएनए जो है राइबोसोम में पहले से ही प्रेजेंट होता है, बट हमें राइबोसोम में एमआरएनए और राइबोसोम का हमें इंटरेक्शन कराना होता है। कैसे कराएंगे वो अभी हम लोग बाद में बात करेंगे ना, रिक्वायरमेंट के बाद जो हमारा स्टेप है उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक बात तो आप देखिए, इसमें जो एमआरएनए होगा और इसमें जो एमआरएनए होगा, क्या दोनों एमआरएनए की सीक्वेंस सेम होगी? नहीं सेम होगी। इस एमआरएनए की सीक्वेंस अलग होगी और इस एमआरएनए की सीक्वेंस अलग होगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर इसकी सीक्वेंस अलग होगी, इसकी सीक्वेंस अलग होगी, तो इनमें जो जेनेटिक कोडान का अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग होगा। और आप सब लोग जानते हैं जेनेटिक कोडान कितने होते हैं? 64 होते हैं। और 64 में क्या होते हैं? 3 स्टॉप कोडान होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हम 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड की बात करते हैं तो, और 61 जो होते हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, मींस वो किसी न किसी अमीनो एसिड को कोड करते हैं। कैसे कोड करते हैं वो सब बात की बात है। तो एक बात जो हमें समझ में आया वो ये समझ में आया कि राइबोसोम में ये सपोज दैट यहाँ पे जो प्रोटीन बन रही है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन बनती है वो यहाँ पे बन रही है, और मायोग्लोबिन में जो प्रोटीन बनती है वो यहाँ पे बन रही है। तो सिंपल सी बात है, हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन होगी उसकी साइज, उसका सीक्वेंस, उसका मास और उसकी पोलैरिटी, ध्यान रखिएगा पोलैरिटी की भी हम लोग बात कर लेते हैं। मतलब आप जानते हैं कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं और कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो कौन सी प्रोटीन आपका वाटर सॉल्युबल होगी, कौन सी प्रोटीन आपका वाटर इनसॉल्युबल होगी, वो भी कौन डिसाइड करेगा? इसमें प्रेजेंट क्या आपका एमआरएनए। तो जैसा एमआरएनए की सीक्वेंस होगी वैसे ही क्या होगा आपका जेनेटिक कोडान का अरेंजमेंट होगा, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा प्रोटीन बनेगी। कैसे बनेगी वो अभी हम लोग बात करेंगे ना। तो दूसरा इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा, किसका हो जाएगा? एमआरएनए का हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका? टीआरएनए ना। और टीआरएनए हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए क्यों बोलते हैं? ये भी एक बड़ा मुद्दा है भाई। टीआरएनए को हम ट्रांसफर आरएनए क्यों बोलते हैं? ये भी एक मुद्दा है। तो ट्रांसफर आरएनए इसलिए बोलते हैं, आप सिंपल सी बात समझो कि ये राइबोसोम है ना। राइबोसोम क्या है? आपका एक ऑर्गेनेल है। चाहे आप प्रोकैरियोट की बात कर लो और चाहे आप यूकैरियोट की बात करो, आप किसी की बात करना चाहो, आप प्रोकैरियोट की बात कर लो, आप या यूकैरियोट की बात कर लो, जो भी आप बात करना चाहो। लेकिन एक मुद्दा ये आता है कि क्या राइबोसोम में पहले से अमीनो एसिड होता है? ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। प्रोटीन बनेगी राइबोसोम के अंदर बनेगी ना। जब प्रोटीन राइबोसोम के अंदर बनेगी तो क्या प्रोटीन राइबोसोम के अंदर बनेगी तो किससे बनेगी? अमीनो एसिड से बनेगी। तो क्या अमीनो एसिड पहले से ही राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। राइबोसोम के बाहर साइटोसोल में अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, आप सब लोग जानते हैं। तो अमीनो एसिड क्या अपने आप राइबोसोम के अंदर आ जाएगा? अपने आप तो नहीं आएगा ना। अमीनो एसिड को कैरी कराएगा कौन? टीआरएनए। कहां से? साइटोप्लाज्म से। तो साइटोप्लाज्म से जो टीआरएनए होगा वो स्पेसिफिक टाइप का टीआरएनए, ध्यान रखिएगा स्पेसिफिक टाइप का जो टीआरएनए होगा वो स्पेसिफिक टाइप के अमीनो एसिड को कैरी कराएगा। कहां पे? साइटोप्लाज्म से राइबोसोम के अंदर। तो ये हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगा आपका? न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। तो न्यूक्लिक एसिड में आरआरएनए, एमआरएनए और फिर क्या हो जाएगा आपका? टीआरएनए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात अगर हम लोग करते हैं जेनेटिक कोडान की, लोग बात कर ही रहे हैं ना। किसकी बात कर रहे हैं? जेनेटिक कोडान की बात कर रहे हैं। जेनेटिक कोडान, और जेनेटिक कोडान हम लोग पढ़ेंगे कभी। जेनेटिक कोडान आप सभी लोग जानते हैं कितने होते हैं? 64 होते हैं ना।
जेनेटिक कोडान कितने होते हैं 64। अगर आप यूकैरियोट की बात करते हैं और प्रोकैरियोट की बात कर लो तो ज्यादातर क्या होता है आपका 64 होता है। और इस 64 के पीछे भी अपना एक रीजन है क्यों जेनेटिक कोडान 64 ही होते हैं, उनके बारे में वो सब बात की बात है। लेकिन इनमें क्या होता है 3 स्टॉप कोडान होते हैं ना, क्या होते हैं 3 स्टॉप कोडान होते हैं। और रिमेनिंग क्या होते हैं जो 61 बचेंगे वो आपका प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं ना। क्या करते हैं ये 61 जो होते हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट का मतलब यहाँ पे है वो किसी न किसी जेनेटिक कोडान जो जेनेटिक कोडान होते हैं वो किसी न किसी अमीनो एसिड को कोड करते हैं ना। तो वो बात हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, जेनेटिक कोडान के बारे में आप सब लोग जानते भी होंगे। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है अगर हम फोर्थ पे अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम फोर्थ देखते हैं अगर रिक्वायरमेंट की तो क्या हो जाएगा आपका इनिशिएशन फैक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फैक्टर की बात होगी ना, चाहे हम प्रोकैरियोट की बात कर लें और चाहे हम यूकैरियोट की बात करते हैं, हमें किसकी जरूरत होती है ट्रांसलेशन फैक्टर्स ना, किसकी जरूरत होगी फैक्टर्स ना। फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जो फैक्टर्स होते हैं ध्यान दीजिएगा प्रोकैरियोट में फैक्टर्स आपके दूसरे होते हैं और यूकैरियोट में फैक्टर्स आपके दूसरे होते हैं। और जो फैक्टर्स होते हैं ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं ना, आप जानते हैं प्रोकैरियोट में भी अलग होगा और यूकैरियोट में ना। तो एक क्या हो जाएगा इनिशिएशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं IF से करते हैं। फिर क्या हो जाएगा आपका इलांगेशन फैक्टर हो जाएगा ना, इसे डिनोट कर देंगे आपका EF से डिनोट कर देते हैं इलांगेशन फैक्टर। और बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम यूकैरियोट की बात करते हैं और प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में जो इलांगेशन स्टेप होता है वो काफी डिफरेंट होता है एक दूसरे से। और जब हम यूकैरियोट की बात करते हैं तो यूकैरियोट में काफी आपके अप्रॉक्स आपके 13 ट्रांसलेशन फैक्टर्स होते हैं। लेकिन जब हम प्रोकैरियोट में बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 3 इलांगेशन फैक्टर्स होते हैं, वो अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होगा प्रोकैरियोट में आपके 3 होंगे और यूकैरियोट में कितने हो जाएंगे अप्रॉक्स 13 इलांगेशन फैक्टर्स हो जाएंगे, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगला जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है वो टर्मिनेशन फैक्टर। तो टर्मिनेशन फैक्टर TF नहीं बोलते हैं हम, टर्मिनेशन फैक्टर नहीं बोलते हैं, रिलीजिंग फैक्टर बोलते हैं ना। क्या बोलेंगे रिलीजिंग फैक्टर। और रिलीजिंग फैक्टर क्यों बोलते हैं वो हम जब ट्रांसलेशन का टर्मिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे। अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा आपका RF ना, क्या हो जाएगा RF। और ध्यान दीजिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिना फैक्टर के प्रोटीन की सिंथेसिस होने वाली नहीं है ना। तो ये अभी तो क्या हो गए 4 रिक्वायरमेंट हो गए। अब अगली बात देखिए, ये तो आपके 4 रिक्वायरमेंट हो गए, पहला अमीनो एसिड हो गया, दूसरा न्यूक्लिक एसिड हो गया, तीसरा जेनेटिक कोडान हो गया और चौथा क्या हो गया फैक्टर। आई होप आपको ये सारी बातें जो है अच्छे से समझ में आई होंगी। सिर्फ इतने हिस्से ही रिक्वायरमेंट से काम नहीं चलेगा, अभी और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट हैं, हम इनको रफ करते हैं। रफ करके जो आगे वाले रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अब अगली रिक्वायरमेंट अगर हम 5th रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं तो इसमें आप सब जानते हैं कि अगर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात कर रहे हैं या हम किसी प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं तो बिना एंजाइम के काम तो होने वाला नहीं है। तो एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। अगली रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी एंजाइम्स ना, एंजाइम्स। और एक इंपॉर्टेंट बात और समझिए आप लोग, जब हम रेप्लिकेशन पढ़ते हैं और ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं तो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में बहुत सारे एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन एक अच्छा बात इसमें जो है प्रोटीन सिंथेसिस में इसमें ज्यादा एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है ना, 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। उनका नाम क्या होता है, अगर हम उनका नाम करें तो हो जाएगा आपका अमीनो एसिड। आपने नाम सुना होगा अमीनो एसिड, बड़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम है अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज। इसका जो एंजाइम है ना, इस एंजाइम का नाम अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज क्यों पड़ा हुआ है अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज है ध्यान रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये आपका प्रोकैरियोट में भी होगा और यूकैरियोट में भी होता है और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के तौर पे काम करता है। कैसे काम करता है,
प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के तौर पे भी काम करता है, हम लोग आगे वाले लेक्चर में बात करेंगे। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली बात है, इसको मैं यहीं पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। मैंने अभी आपसे क्या बोला, मैंने आपसे ये कहा कि जो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे 21st और 22nd की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं, आप ध्यान रखिएगा, इन सब 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के लिए इंडिविजुअल अमीनो एसिड की बात कर रहा हूं, जितने 20 है 20 इंडिविजुअल अमीनो एसिड की बात कर रहा हूं मैं, उनके लिए स्पेसिफिक टाइप का जेनेटिक कोडॉन होगा। क्या होगा? उनके लिए आपका स्पेसिफिक टाइप का जेनेटिक कोडॉन भी होगा, ठीक है, और स्पेसिफिक टाइप का टीआरएनए भी होगा। क्या होगा? स्पेसिफिक टाइप का टीआरएनए होगा। मतलब क्या हुआ? अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर कोई टीआरएनए किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड, मान लीजिए हम ग्लाइसिन की बात कर रहे हैं, अगर कोई टीआरएनए रिस्पॉन्सिबल है ग्लाइसिन को कहां से, साइटोप्लाज्म से राइबोसोम में ले जाने के लिए, तो वही टीआरएनए आपका एलेनिन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। मतलब एलेनिन के लिए अलग टीआरएनए होगा, ग्लाइसिन के लिए अलग टीआरएनए होगा, और इसके पीछे रीजन क्या होता है? कोडान और एंटीकोडान। हमने कहा कि एमआरएनए में क्या होगा? कोडान होगा, और टीआरएनए में क्या होता है? एंटीकोडान। तो कोडान और एंटीकोडान रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मींस दैट जिस भी अमीनो एसिड को राइबोसोम में ले जाना है उसका अपना स्पेसिफिक जेनेटिक कोडान होगा, उसका अपना स्पेसिफिक टीआरएनए होगा। और आप ध्यान रखिएगा, ये 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, इन 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के लिए 61 जेनेटिक कोडान, अभी हमने कहा ना कि 3 जेनेटिक कोडान क्या होते हैं? वो स्टॉप कोडान होते हैं, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और आपका लगभग 32 टीआरएनए, कितने? 32 टीआरएनए। ये 32 टीआरएनए जो होते हैं ये क्या करते हैं? इन 20 अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल। अगर हम 20 को 20 कर लें, मतलब अगर 20 अमीनो एसिड है और अगर हम 20 टीआरएनए कर लें, तब भी सबके पास एक एक टीआरएनए तो आ ही जाएगा, तब भी रिजर्व होते हैं ना। आप सोचिए अप्रॉक्स 12 टीआरएनए वो रिजर्व होते हैं। तो कहने का मतलब हर एक टीआरएनए के पास कब जितने भी आपके अमीनो एसिड होते हैं, स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक टाइप का टीआरएनए होता है ना। वैसे ही जैसे स्पेसिफिक टाइप के अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक टाइप का जेनेटिक कोडान होता है, स्पेसिफिक टाइप का टीआरएनए होता है, वैसे ही स्पेसिफिक टाइप के अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक टाइप का अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम होती है। ये बात आप फिर सुन लीजिए, अच्छा समझ लीजिए। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ये 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। इन 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के लिए आपके कितने जेनेटिक कोडान होते हैं? 61 जेनेटिक कोडान होते हैं। ये 61 जो जेनेटिक कोडान होते हैं स्पेसिफिक टाइप के अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। इसी तरीके से इन 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड को राइबोसोम में ले जाने के लिए हमारे पास कितने होते हैं? 32 टीआरएनए होते हैं, अप्रॉक्स 32 टीआरएनए होते हैं। और ये मैंने अभी आपसे कहा कि अगर कोई टीआरएनए किसी अमीनो एसिड को कहां से, साइटोप्लाज्म से राइबोसोम के अंदर लेके जा रहा है, तो वही वाला टीआरएनए किसी दूसरी अमीनो एसिड को नहीं लेके जाएगा। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि स्पेसिफिक टाइप का टीआरएनए बाइंड करता है स्पेसिफिक टाइप के अमीनो एसिड को बाइंड कराता है, या हम दूसरे लेवल कह सकते हैं कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड बाइंड विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ टीआरएनए ना, हम इसके बारे में भी बात कर सकते हैं ना। ये बात हो गया, इतनी बात क्लियर। और फिर मैंने आपसे कहा, ये इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं कि स्पेसिफिक टाइप का जो टीआरएनए होता है, सॉरी अमीनो एसिड है, उसके लिए स्पेसिफिक टाइप का अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम होगी। कहने का मतलब अगर 20 अमीनो एसिड है, इन 20 अमीनो एसिड के लिए एटलीस्ट कम से कम 20 कितने होते हैं आपके अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम होते हैं। ज्यादा होते हैं, कम नहीं होते हैं ना, ज्यादा होते हैं। हम लोग उनके बारे में बात करेंगे ना। तो ये पहली एंजाइम इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये सबसे पहले स्टेप में आपका प्रोकैरियोट में भी लगती है और यूकैरियोट में भी। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में ये क्या होता है आपका? कॉमन होता है, ठीक है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाता है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्या नाम है? पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज।
पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज है ना, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। तो पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है। हम लोग इलांगेशन स्टेप में बात करेंगे। इलांगेशन स्टेप में हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग पढ़े हुए हैं कि प्रोटीन कैसे बनेगी, जब एक अमीनो एसिड का दूसरे अमीनो एसिड के बीच में इंटरेक्शन होगा, उनके बीच में क्या बनता है, आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो जब पेप्टाइड बॉन्ड मींस राइबोसोम में जब दो अमीनो एसिड आ जाएंगे, तो राइबोसोम में जब दो अमीनो एसिड आ गए तो उससे आपका पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा। पेप्टाइड बॉन्ड तब बनेगा जब एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप पे जब क्या होगा, ट्रांसफर होगा। मतलब एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप पे जब ट्रांसफर होगा तभी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। उस ट्रांसफर के लिए, अमीनो एसिड के ट्रांसफर के लिए जो एंजाइम लगेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज हो जाएगा। उसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं, जब प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो फार्मिल ग्रुप पढ़ते हैं ना। आप जानते हैं कि जो प्रोकैरियोट होता है, प्रोकैरियोट में एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है इनिशिएशन के पहले ही। फार्मिल ग्रुप ना, जो पहला अमीनो एसिड, जो फर्स्ट अमीनो एसिड राइबोसोम के अंदर जाएगा, प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा, वो क्या होगा, फार्मिल ग्रुप को कंटेन किए रहेगा ना। क्यों किए रहता है, अभी हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। और ध्यान रखिएगा, फार्मिल ग्रुप सिर्फ प्रोकैरियोट में होता है, यूकैरियोट में नहीं होता है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि फार्मिल ग्रुप सिर्फ फर्स्ट अमीनो एसिड, और फर्स्ट अमीनो एसिड क्या जाता है, मिथियोनिन जाता है। हम लोग बात करेंगे अभी इसके बारे में। तो मिथियोनिन जो पहला अमीनो एसिड राइबोसोम के अंदर जाएगा वो क्या होगा, मिथियोनिन होगा। क्यों होगा, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। और वो जो अमीनो एसिड मिथियोनिन होगा उस पे फार्मिल ग्रुप अटैच होगा। फार्मिल ग्रुप क्यों अटैच होगा, कैसे अटैच होगा, वो बात की बात है ना। तो अगली जो रिक्वायरमेंट हमारी हो जाएगी, तो अगली रिक्वायरमेंट हो जाएगा फार्मिल ग्रुप ना। क्या हो जाएगा, फार्मिल ग्रुप। और मैंने आपसे कहा कि जो फार्मिल ग्रुप होता है वो प्रोकैरियोट में होगा, और प्रोकैरियोट के पहले अमीनो एसिड में होगा, बाकी किसी में नहीं होगा, ना यूकैरियोट में होगा ना प्रोकैरियोट में होगा। अब ऐसा नहीं है कि मिथियोनिन दूसरी बार अगर राइबोसोम में जा रहा है तो आपका फार्मिल ग्रुप उसमें भी अटैच होगा, नहीं अटैच होगा, पहले भी होगा। क्यों ऐसा होता है, प्रोकैरियोट में फार्मिल ग्रुप क्यों होता है, यूकैरियोट में फार्मिल ग्रुप क्यों नहीं होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी रिक्वायरमेंट की। और अगली रिक्वायरमेंट, ये तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को ये बातें क्लियर हो गई होंगी। जब अभी हम लोग पहले स्टेप की बात करेंगे प्रोटीन की सिंथेसिस की, तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अगली रिक्वायरमेंट की बात करें। कितना हो गई, 4 वहां हो गया ना, 5 हो गया था, ये 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, अगली रिक्वायरमेंट की बात करते हैं हम लोग। अब अगर हम अगली रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। वो क्या होता है, कुछ कंजर्व सीक्वेंस होती है ना। क्या होते हैं, कुछ कंजर्व सीक्वेंस होते हैं ना, कंजर्व सीक्वेंस। अगली रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, कंजर्व सीक्वेंस। और अगर हम कंजर्व सीक्वेंस की बात करते हैं, कंजर्व सीक्वेंस मतलब क्या हो जाएगा, फिक्स सीक्वेंस ना। और आप सब जानते हैं 2 इंपॉर्टेंट कंजर्व सीक्वेंस होती है ना। क्या होता है, 2 इंपॉर्टेंट कंजर्व सीक्वेंस होती है। एक का नाम क्या हो जाएगा, एसडी मतलब साइन डाल्गेनो सीक्वेंस। क्या बोलेंगे, साइन डाल्गेनो सीक्वेंस। और ये साइन डाल्गेनो सीक्वेंस किसमें होता है, प्रोकैरियोट में होता है ना। किसमें होता है, प्रोकैरियोट में होता है। और दूसरा क्या होता है, कोजेक सीक्वेंस ना। क्या होता है, कोजेक सीक्वेंस। और ये जो कोजेक सीक्वेंस होता है ये किसमें होता है, आपका यूकैरियोट में। तो साइन डाल्गेनो किसमें हो जाएगा, आपका प्रोकैरियोट में। और कोजेक सीक्वेंस किसमें हो जाएगा, आपका यूकैरियोट में। इनका क्या यूज होता है, अभी हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी अगली रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो ये तो सारी रिक्वायरमेंट की हम लोग बात ही कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम किसी भी चीज को बनाते हैं तो बनाने के लिए हम लोग सारी रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो रिक्वायरमेंट हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं इसके लिए हमें कुछ कॉस्ट भी देना पड़ेगा ना, कुछ एनर्जी भी देनी पड़ेगी, कुछ पे भी तो करना पड़ेगा ना। तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना। क्या चाहिए, अगली जो रिक्वायरमेंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी एनर्जी हो जाएगी ना। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा, एनर्जी। और आप जानते हैं कि मोस्टली जो एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होता है, एटीपी के फॉर्म में। बट यहाँ पे अलग अलग स्टेप में, कुछ स्टेप में एटीपी लगता है और कुछ स्टेप में जीटीपी लगता है। हम लोग लास्ट टाइम में कैलकुलेशन करते हैं
प्रोटीन की सिंथेसिस जब हो जाती है तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि भाई पूरी प्रोटीन बना लिए हैं, इस पूरी प्रोटीन बनाने के बाद कितना आपका जो है एनर्जी लॉस हुआ ना। जैसे हम किसी घर को बनाते हैं तो अगर हम किसी घर को बना रहे हैं तो बनाने के बाद हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ना कि इस घर को बनाने में कितनी मटेरियल लगा और कितना इन्वेस्टमेंट हुआ ना। सेम चीज है कि जब हम प्रोटीन बना लेते हैं तो हम कितना मटेरियल लगा है, मटेरियल यहाँ पे क्या हो जाएगा जो कि हम लोग बात कर रहे हैं, और कितनी एनर्जी लगी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैंने कहा एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होगा आपका, एटीपी और जीडीपी के फॉर्म में होगा। अलग अलग स्टेप में, किसी स्टेप में आपका एटीपी लगेगा और किसी स्टेप में आपका जीटीपी लगता है। क्यों ऐसा लगता है हम लोग इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी ना। थोड़ा सा मेरी स्पीड है, मैं थोड़ा सा स्पीड में बोलता हूँ, फिर भी अभी कभी मौका मिलेगा तो मैं आराम से बोलूँगा, बट क्योंकि टाइम कम है और मेरी कोशिश है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा बता दिया जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड को भी मेंटेन किया हूँ ना। चलिए ठीक है, ये रिक्वायरमेंट तो एनर्जी हो जाएगी, एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है कोफैक्टर की ना। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कोफैक्टर ना। अब एंजाइम की अगर आप बात कर रहे हो तो आप जानते हैं ज़्यादातर जो एंजाइम्स होती हैं उनके लिए हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए ना। कोफैक्टर इंपॉर्टेंट होता है ना, तो अगर हमें क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएंगे ना। कोफैक्टर जो है ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कोफैक्टर हम लोग बाद में बात करेंगे, कोफैक्टर कौन कौन से लगते हैं। तो यहाँ पे देखने के बाद जो हमें लग रहा है ये क्या हुआ, रिक्वायरमेंट, ये एटलीस्ट आपके 10-12 ऐसी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। और आप ध्यान रखिएगा जो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और ये बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों होती है। ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोट में इनकी रिक्वायरमेंट है और यूकैरियोट में इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोकैरियोट में भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है और यूकैरियोट में भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो बात की बात है कि प्रोकैरियोट में फैक्टर का नाम दूसरा हो जाए, उनका काम भी दूसरा हो सकता है। यूकैरियोट में फैक्टर्स के नाम दूसरे हो जाए, उनके काम भी दूसरे हो सकते हैं, लेकिन फैक्टर की रिक्वायरमेंट प्रोकैरियोट में होगी, फैक्टर की रिक्वायरमेंट यूकैरियोट में होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट प्रोकैरियोट में भी होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट यूकैरियोट में भी होगी, दोनों में होगा। ऐसा नहीं है, जितनी मैं रिक्वायरमेंट यहाँ पे बात किया हूँ ये आपका बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में है, ठीक है। होपफुली आप सभी लोगों को इतनी बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लोकेशन की बात करते हैं, अगली इंपॉर्टेंट बात करते हैं। और जो थोड़ा बहुत आपका रिक्वायरमेंट बचा होगा वो रिक्वायरमेंट हम लोग बाद में जब हम प्रोसेसिंग देखेंगे तो प्रोसेसिंग में हम लोग उनके बारे में बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। ये तो अभी हम आपको ओवरव्यू बता रहे हैं ना, रिक्वायरमेंट का ओवरव्यू बता रहे हैं ना कि सारे स्टेप में किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी हम लोग जब एक एक स्टेप की बात करेंगे तो उनमें हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे ना। तो लोकेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, और लोकेशन आप सभी लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोट की सिंथेसिस क्या होती है, राइबोसोम होती है। आप सभी लोग जानते हैं राइबोसोम क्या होता है, वो लोकेशन होता है जहां पे आपका प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। आप सब जानते हैं कि प्रोकैरियोट में लोग बात ही कर रहे थे, वो क्या हो जाएगा आपका 70s राइबोसोम हो जाएगा, और यूकैरियोट में लोग किसकी बात कर रहे थे, 80s की बात कर रहे थे और 70s की बात कर रहे थे। और 70s जो होता है आपका किसमें हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग जितनी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो कहाँ होती है, आपका 80s राइबोसोम में होती है ना। ये दो आपके इंपॉर्टेंट स्टेप हो गए, एक आपका रिक्वायरमेंट और दूसरा क्या हो गया, आपका लोकेशन हो गया। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को इसके बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगली बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपका स्टेप ना। प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए स्टेप कौन सा होगा। और एक बात और ध्यान की, स्टेप के हम लोग जो बात करेंगे मोस्ट ऑफ द स्टेप जो प्रोकैरियोट में होंगे वही स्टेप आपके यूकैरियोट में होते हैं। बस एक स्टेप जो लास्ट स्टेप है वो आपका प्रोकैरियोट में नहीं होता है, यूकैरियोट में होता है। वो हम लोग देखने चल रहे हैं ना। तो लोकेशन भी हो गया, और हम लोग अब बात करने चल रहे हैं किसके बारे में, स्टेप के बारे में। स्टेप बिल्कुल बिना स्ट्रेस लिए पढ़ना है ना, बहुत मजेदार है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार चैप्टर है। पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में, और बहुत इजी वे में पढ़ा हम लोग आपको जो समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। स्टेप की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक चीज देखिए आप लोग, जब हम रेप्लिकेशन की बात करते हैं या ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं
तो रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन भी प्रोकैरियोट यूकैरियोट में होता है, ट्रांसलेशन भी प्रोकैरियोट यूकैरियोट में होता है। लेकिन जब रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में हम स्टेप की बात करते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। कौन से? इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन। सब जानते हैं इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो ट्रांसलेशन में ये 3 स्टेप तो होंगे ही, 2 इंपॉर्टेंट स्टेप और होते हैं। पहला स्टेप क्या होगा? इनिशिएशन के पहले आपका एक स्टेप होता है, आप ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, उसका नाम क्या होता है? एक्टिवेशन। क्या नाम होता है? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और मैं ये कह सकता हूं कि ये ऐसा आपका स्टेप है जिसमें 50% चांस है जो आपके CSIR में पूछे जाने होते हैं, कहाँ से होते हैं आपके, यही होते हैं ना। तो एक्टिवेशन की अगर हम लोग बात करें, इसका मतलब क्या हुआ? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड को एक्टिवेट करना। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म हम जानते हैं 2 तरीके से होगा, एक कैटाबॉलिज्म होता है और दूसरा क्या हो जाएगा? एनाबॉलिज्म हो जाएगा। सही ना बात है? एक कैटाबॉलिज्म होगा, दूसरा क्या हो जाएगा? एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन ऑफ बायोमॉलिक्यूल और एनाबॉलिज्म मतलब क्या हो जाएगा? सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल। तो ये भी तो आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस ही तो है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं ना, इस चैप्टर को हम प्रोटीन सिंथेसिस बोल सकते हैं, ट्रांसलेशन भी बोल सकते हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते हैं क्या? कहने का मतलब हम क्या बोल सकते हैं? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हम लोग प्रोटीन बना रहे हैं, तो प्रोटीन बना रहे हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा? एनाबॉलिक प्रोसेस हो जाएगी। तो आप ध्यान दीजिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मेटाबॉलिज्म के लिए चाहे हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात कर लें, चाहे हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात कर लें, चाहे हम फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म की बात कर लें, किसी भी मेटाबॉलिज्म की बात कर लें और उस मेटाबॉलिज्म के लिए जिस भी अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट या फैटी एसिड को यूज करना है वो रेडी होके नहीं बैठा रहता है। जैसे कि अगर कोई अमीनो एसिड, भले ही हमें पता है कि 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, भले हमें पता है कि 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो आपका प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन जिस भी 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड में किसी भी इंडिविजुअल अमीनो एसिड की बात करेंगे जिसको प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करना है, वो रेडी होकर नहीं बैठा रहता है कि जब मर्जी उसको पकड़ो और प्रोटीन की सिंथेसिस करा दो। ऐसा नहीं होता है कि जब मर्जी आप पकड़ो और उसकी प्रोटीन की सिंथेसिस करा दो, ऐसा नहीं होता है। किसी भी अमीनो एसिड को जिसको प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करना होता है उसको क्या करना होता है? रेडी करना होता है। हम क्या करेंगे? रेडी करेंगे। पहले बताएंगे कि आपको जो है प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करना है, आप रेडी हो जाइए। और रेडी होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। सिंपल सी बात है, कोई इंसान इनएक्टिव हो उसको आप एनर्जी दे दो, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? आपका एक्टिव हो जाएगा। एनर्जी आपका कई फॉर्म में हो सकती है, आप सब जानते हैं, बहुत सारे पैसे की भी फॉर्म में हो सकती है, खाने पीने के भी फॉर्म में हो सकती है और तमाम तरीके से हो सकती हैं। बट क्योंकि हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका एटीपी। तो ये अमीनो एसिड जो है, जिस भी अमीनो एसिड को प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करना है उसको सबसे पहले क्या करना होगा? एक्टिवेट करना होगा। और एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और यहाँ पे जो एनर्जी हम लोग यूज करेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किस फॉर्म में यूज करेंगे? एटीपी के फॉर्म में यूज करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो स्टेप होता है ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सेम होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो स्टेप होगा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में सेम होगा। एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखिएगा, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि जितनी भी अमीनो एसिड प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती हैं सबको इस स्टेप से आपको पास होना ही होगा। इस स्टेप से आपको बाहर जाना, मतलब इस स्टेप को फॉलो करना होगा ना। ऐसा कोई अमीनो एसिड नहीं है जो प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करे लेकिन इस स्टेप को फॉलो ना करे। ये बात आपको ध्यान रखने वाली बात है। प्रोकैरियोट में भी ऐसे होगा और यूकैरियोट में भी होगा। कैसे होगा अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सिर्फ इसकी बात नहीं है, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करते हो जिसमें आप ग्लाइकोलिसिस की बात करते हो, तो ग्लाइकोलिसिस में आप देखिए ग्लूकोज होता है ना, तो ग्लूकोज पे हम एक एटीपी देते हैं, क्या बनाते हैं? ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाते हैं ना। ग्लूकोज हम क्या देते हैं? एक एटीपी देते हैं और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो ऐसे करके ग्लूकोज भी आपका हमेशा रेडी नहीं रहता है कि जब मर्जी पकड़ो उसकी आप मेटाबॉलिज्म करा दो। उसको भी क्या करना होगा?
सबसे पहले एक्टिवेट करना होगा, और एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो किसी भी ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनको मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करना है, उनको सबसे पहले रेडी करना होगा। रेडी करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, एनर्जी देना पड़ेगा। तो पहला स्टेप आपका, चाहे प्रोकैरियोट की बात कर लो और चाहे यूकैरियोट की बात कर लो, क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एक बात, दूसरा सेम एज हो जाएगा जैसे हम लोग बात करते हैं, किसमें बात करते हैं, रेप्लिकेशन में बात करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में बात करते हैं। स्टेप क्या हो जाएगा आपका, इनिशिएशन ना, इनिशिएशन। बस डिफरेंस क्या है, इनिशिएशन। अब इनिशिएशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होगा, जैसे हम रेप्लिकेशन की बात करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं, तो वहां पे इनिशिएशन पहला स्टेप होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दूसरा स्टेप हो जाएगा। तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, इलांगेशन हो जाएगा। इलांगेशन हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं इलांगेशन मतलब इलांगेट करना, चेन को बढ़ाना है ना, तो हम लोग बात करेंगे इलांगेशन हो जाएगा। चौथा स्टेप क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेशन हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन। भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई भी प्रोटीन बन रही है तो कभी तो ऐसा होगा जब उसकी बनने की शुरुआत होगी, जब उसकी मतलब राइबोसोम में जब पहली बार अमीनो एसिड जाएगा, राइबोसोम में जब पहली बार अमीनो एसिड जाएगा और प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रेडी होगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशिएशन बोलते हैं। लेकिन जब बहुत सारे अमीनो एसिड राइबोसोम में जाकर स्टेप वाइज जाकर आपका एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाते हैं, मतलब एक प्रोटीन की चेन बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग इलांगेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इलांगेशन बोलेंगे। और अगला क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन की अगर बात हो रही है तो सिंपल सी बात है कि कोई भी अगर प्रोसेस हो रही है तो ऐसा थोड़ी ना है कि एक बार स्टार्ट हो गई तो चलती ही रहे। जितनी नॉर्मल सेल होती हैं उनमें कंट्रोल मैनर में, जितनी नॉर्मल सेल्स होती हैं उनमें मेटाबॉलिज्म कंट्रोल मैनर में होता है। अब हम कैंसरस सेल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उन नॉर्मल सेल में जो मेटाबॉलिज्म होती है वो कंट्रोल मैनर में होती है। तो कंट्रोल मैनर में होती है मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन सिंथेसिस की उतना ही प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। जब रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी तो कौन सा स्टेप आ जाएगा आपका, टर्मिनेशन स्टेप आ जाएगा। और अभी हम लोग बात कर रहे थे टर्मिनेशन फैक्टर के बारे में, उसमें हम लोग रिलीजिंग फैक्टर की बात करेंगे। रिलीजिंग फैक्टर में RF1, RF2, RF3 की बात करेंगे। सबके आपके इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और आप देखो, चाहे हम प्रोकैरियोट की बात कर लें और चाहे हम यूकैरियोट की बात कर लें, इन सब में ये चारों स्टेप इंपॉर्टेंट होते हैं। जो चारों स्टेप होते हैं सब में आपका इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कॉमन, ये कह सकते हैं कॉमन होता है। लेकिन एक स्टेप और होता है, पांचवा स्टेप। पांचवा स्टेप क्या होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। अच्छा ये प्रोकैरियोट में नहीं होगा, ये यूकैरियोट में होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट मतलब पोस्ट ट्रांसलेशन, मतलब ट्रांसलेशन होने के बाद किसी का मॉडिफिकेशन हो, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन बोलते हैं। और इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में बात करते हैं, प्रोटीन टारगेटिंग का हम लोग नाम देते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है, अच्छा एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्वेश्चन ये आता है, ये नाम तो है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, बट मैं अगर अपने व्यू से कहूँ तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। अगर जब हम ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो दो तरीके से होता है। एक क्या हो जाएगा, कोड ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, और एक हो जाएगा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। क्या होगा, एक कोड ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, दूसरा क्या हो जाएगा आपका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो बात ये आती है कि जब प्रोटीन आपका राइबोसोम में बन गई है तो उस प्रोटीन को मॉडिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, एक इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कोड ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता क्या है। तो एक बात आप समझिए, पहला क्वेश्चन है कि आपका जो प्रोटीन राइबोसोम में बनी हुई है उसको मॉडिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो राइबोसोम में जो प्रोटीन बनती है ना, उसको हम नेसेंट प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेसेंट प्रोटीन, नई नवेली प्रोटीन, मतलब ऐसे प्रोटीन जो राइबोसोम में बन तो गई है
लेकिन वो किसी काम की नहीं है। काम की नहीं है इन सेंस फंक्शनल नहीं है। आप जानते हैं, अगर हम प्रोटीन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दो तरीके की प्रोटीन होती है, एक फाइब्रस प्रोटीन होती है और एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है। क्या होती है? एक फाइब्रस प्रोटीन होती है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और ज्यादातर जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है वो क्या होती है? फंक्शनल प्रोटीन होती है। और वो किस फॉर्म में होती है? 3D के फॉर्म में। थोड़ा बहुत आप प्रोटीन के बारे में जानते होंगे। तो प्रोटीन के बारे में हम लोग, अच्छा, जो प्रोटीन राइबोसोम में बन रही है वो बिल्कुल लीनियर बन रही है। कैसे बन रही है? बिल्कुल लीनियर, मतलब एन टेंडन टू सी टेंडन। ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। तो ये प्रोटीन कहाँ बनी है? ये प्रोटीन बनी है राइबोसोम में। कहाँ बनी है? राइबोसोम में बनी है। लेकिन ये प्रोटीन राइबोसोम में बनी है, लेकिन ये आपका काम नहीं करेगी। तो इस प्रोटीन को हमें 3D के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। किस फॉर्म में? 3D मतलब क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में? कॉम्पैक्ट। मतलब अब इसको क्या करना होगा? इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा ना, बिल्कुल इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा ना। और जब आप देखो, जब इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आप जानते हैं कि बहुत सारे आपके किनके रिक्वायरमेंट होंगे? बॉन्ड की, कोवैलेंट और नॉन कोवैलेंट बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो मॉडिफाई हो रहा है, नहीं हो रहा है? ये प्रोटीन आपका लीनियर फॉर्म में है और ये प्रोटीन जो है आपका कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। तो लीनियर फॉर्म से क्या बन रहा है? आपका कॉम्पैक्ट फॉर्म बन रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे। और आप ये भी जानते हैं कि प्रोटीन आपका दो तरीके से होती है ना। जो प्रोटीन होती है वो आपका दो तरीके से होती है ना। प्रोटीन आपका क्या हो जाएगी? दो तरीके से। एक क्या हो जाएगा आपका? सिंपल प्रोटीन ना, एक आपका सिंपल और दूसरा क्या हो जाएगा? कंपाउंड प्रोटीन। तो कंपाउंड प्रोटीन या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है ना। तो ऐसी प्रोटीन जो सिर्फ अमीनो एसिड की बनी हो उसे हम क्या बोलेंगे? सिंपल प्रोटीन। ये ज्यादातर यूज नहीं होती है। जो ज्यादातर यूज होती है वो कंपाउंड प्रोटीन होती है। और कंपाउंड प्रोटीन या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मतलब ऐसी प्रोटीन जो किसी नॉन प्रोटीन के साथ जुड़ी हो। सपोज दैट क्या हो जाएगा? अगर कोई प्रोटीन है, मान लीजिए अगर कोई प्रोटीन है, ये प्रोटीन है और इसको हम ऐड करते हैं किसके साथ? शुगर के साथ। किसके साथ ऐड करते हैं हम लोग? शुगर के साथ ऐड करते हैं। अगर इसको हम शुगर के साथ ऐड कर रहे हैं तो ये प्रोटीन का नाम क्या हो जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। क्या नाम हो जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। या फिर एक नाम से हम और बोलेंगे ये दूसरा प्रोसेस, ऐसा नहीं है। ग्लाइकोप्रोटीन या फिर से क्या बोलेंगे? प्रोटियोग्लाइकॉन। प्रोटियोग्लाइकॉन्स ना, ग्लाइकॉन तो प्रोटियोग्लाइकॉन्स ना। तो मतलब शुगर के साथ अगर प्रोटीन को जब हम जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन या ना प्रोटियोग्लाइकॉन्स। तो क्वेश्चन ये आता है कि दोनों चीज सेम होती है? नहीं, दोनों चीज सेम नहीं होती है। ये डिपेंड करता है कि किसी में प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और शुगर का कंसंट्रेशन कम होगा, और किसी में शुगर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, प्रोटीन का कंसंट्रेशन कम होगा। कंसंट्रेशन के बेस पे, प्रोटीन और शुगर के कंसंट्रेशन के बेस पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकॉन्स ना। तो ये प्रोटीन आपका कंजुगेटेड प्रोटीन हो जाएगी। इसे क्या बोल सकते हैं? कंजुगेटेड ना, कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन बोल सकते हैं ना। ये क्या हो जाएगा? आपका कंजुगेटेड प्रोटीन हो जाएगा। और अगर इसी प्रोटीन को हम किसके साथ अटैच करते हैं? अगर इसी प्रोटीन को हम लोग लिपिड के साथ अटैच करते हैं ना, किसी के साथ हम लोग अटैच करते हैं? लिपिड के साथ अटैच करते हैं। या फिर लोग क्या लगाते हैं? लिपिड। तो अगर हम लिपिड के साथ अटैच कर देंगे इसका नाम क्या हो जाएगा? लाइपोप्रोटीन। क्या हो जाएगा? लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन। ये भी क्या हो जाएगा? आपका कंजुगेटेड प्रोटीन हो जाएगा। और एक बात ध्यान दीजिए, अभी हम लोग जब प्रोटीन के साथ शुगर ऐड कर रहे थे तो हम उसे क्या बोले थे? ग्लाइकोप्रोटीन या प्रोटियोग्लाइकन। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइलेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोसाइलेशन, है ना। ग्लाइकोसाइलेशन देखते हैं। तो अब इसी तरीके से हम इस प्रोटीन को किसी मेटल के साथ अटैच कर सकते हैं। बहुत सारे मेटल्स होते हैं उनके साथ अटैच कर सकते हैं ना, तो मेटेलिक प्रोटीन हो जाएगा। तो बहुत सारे आपके नाम होते हैं, बहुत तरीके से आपके क्या होंगी? कंजुगेटेड प्रोटीन्स होती हैं। कहने का मतलब जो है कि आपका
जो प्रोटीन आपका राइबोसोम में बनी है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल लीनियर फॉर्म में होगी और उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर आप प्रोटीन बोलते हैं। उस प्रोटीन को हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई में हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोटीन की फोल्डिंग करते हैं, उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड का एडिशन करते हैं, उसमें शुगर का एडिशन करते हैं या फिर उसमें जो है लिपिड का एडिशन करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कर बोलते हैं। और क्यों ऐसा करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि इस फॉर्म में ये प्रोटीन है, नेसेंट प्रोटीन है, ये आपका जो है नॉन फंक्शनल है। उसको फंक्शनल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, इसका मॉडिफिकेशन करना होता है। और आप ध्यान रखिएगा, इसका जो मॉडिफिकेशन होता है वो मॉडिफिकेशन कहाँ होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी में होता है। और आप सभी जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका दो तरीके से होता है, RER और SER। और आप जानते हैं RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन मॉडिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और जब RER में प्रोटीन मॉडिफाई हो जाती है, उस प्रोटीन को हम लोग कहाँ भेजते हैं, उस प्रोटीन को हम लोग गोल्जी बॉडी में भेजते हैं। जब उसको हम गोल्जी बॉडी में भेजते हैं, फिर वहाँ पे भी क्या होता है, फर्दर मॉडिफिकेशन होता है। और आप सभी लोग जानते हैं गोल्जी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोर्टिंग सेंटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक्सपोर्टिंग सेंटर। या आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब हम लोग नीट वूट पढ़ते थे तो वहाँ पे देखते थे कि बोलते थे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। क्या बोलते थे, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल ना, मतलब अलग अलग आर्गेनी को जो प्रोटीन की सप्लाई करता है वो कौन करता है आपका, वो करता है आपका गोल्जी बॉडी। और जब आप गोल्जी बॉडी की स्टडी करते हैं तो आप सब जानते हैं सिस गोल्जी होता है, मीडियल गोल्जी होता है और ट्रांस गोल्जी होता है ना। वो खैर बात की बात है, हम बात उसके बारे में कभी मौका मिलेगा तो डिस्कस करेंगे। ये इतनी बात हो गई ना। तो ये जो मॉडिफिकेशन हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है आपका ER और गोल्जी में। और एक बात ध्यान रखिएगा, गोल्जी में जब प्रोटीन जाती है तो फिर कंप्लीट मॉडिफाइड हो जाती है। गोल्जी में जब प्रोटीन जाती है तो उसका मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। और एक बात आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जब प्रोटीन का मॉडिफिकेशन ER और गोल्जी में होता रहता है, उसी ड्यूरेशन में प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती रहती है। मतलब एक साइड प्रोटीन बन रही है राइबोसोम में और दूसरी साइड क्या हो रहा है, पैकेजिंग हो रही है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, पैकेजिंग हो रही है। आप सिंपल सी बात, जैसे एक साइड प्रोडक्ट बन रहा है और दूसरी साइड क्या कर रहे हो, आप उसको पैक कर रहे हो। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है आप प्रोडक्ट बना लिए और बाद में आप पैक कर रहे हो। अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, साथ में उसका मॉडिफिकेशन हो रहा है, साथ में उसकी पैकेजिंग हो रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, को मॉडिफिकेशन। क्या बोलेंगे, को मॉडिफिकेशन। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट बन गया है, पूरी तरीके से बन गया है, फिर उसके बाद उसका हम मॉडिफिकेशन करते हैं, फिर उसकी हम पैकेजिंग करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, पोस्ट मॉडिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ER और गोल्जी में प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हो रहा है, ये मॉडिफिकेशन आपका प्रोटीन के सिंथेसिस के साथ साथ होता है। मतलब एक साइड प्रोटीन बन रही है, दूसरी साइड का मॉडिफिकेशन होता रहता है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। क्या बोलते हैं, को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। और जब प्रोटीन राइबोसोम से ER में जाती है, ER से गोल्जी बॉडी में जाती है और जब पूरी तरीके से आपका मॉडिफाई हो जाती है, इस प्रोटीन को हम क्या करते हैं, अलग अलग आरएनए में भेजते हैं रिक्वायरमेंट के बेस पे। जहाँ पे जिस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से उस प्रोटीन को हम लोग भेजते हैं। बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है और बहुत मजेदार प्रोसेस है। कभी मौका मिलेगा तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। तो इसलिए हमें इसका मॉडिफिकेशन कराना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम लिख तो दे रहे हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, लेकिन आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा कि हम कोड ट्रांसलेशनल और पोस्ट ट्रांसलेशनल की बात करेंगे। ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, आपका कोड ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हो जाएगा। जब आप प्रोटीन टारगेटिंग पढ़ेंगे तो प्रोटीन टारगेटिंग में ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। होपफुली ये जो स्टेप है आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे कौन कौन से स्टेप होते हैं जो आपका प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ये चारों स्टेप जो है ये आपका प्रोकैरियोट में होगा, लेकिन जो फिफ्थ स्टेप होता है वो आपका किसमें होता है, यूकैरियोट में होता है। क्यों यूकैरियोट में होता है, आप सब जानते हैं कि प्रोकैरियोट में ER और गोल्जी बॉडी नहीं होता है। आप जानते हैं कि जो मोस्ट ऑफ देम जो आरबीएस होती हैं वो प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती हैं, लेकिन यूकैरियोट में क्या होता है, प्रेजेंट होती है। सही बात है ना। तो जब ER ही नहीं है, गोल्जी बॉडी ही नहीं है, तो फिर कैसे आप उसका जो है मॉडिफिकेशन कराओगे, मॉडिफिकेशन नहीं करा सकते हो ना।
तो क्या होगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट में नहीं होगा और यूकैरियोट में आपका ये हो जाएगा। होपफुली आप सभी लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। बहुत सारी चीजें हैं आपको बताने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं आपको बताने के लिए, लेकिन एक लेक्चर में सब कुछ बताना संभव नहीं है ना। मैंने आपको पहले ही कहा कि हम सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहे हैं, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि एक्चुअली में प्रोटीन की सिंथेसिस होती कैसी है, उसके लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। फिर कभी मौका मिलेगा तो आपको एक एक चीज को डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा लिमिटेशन है इसलिए आपको ओवरव्यू बता रहे हैं ना। होपफुली आप लोगों को तीन चीज समझ में आ गया होगा, एक रिक्वायरमेंट, दूसरा लोकेशन और तीसरा क्या हो जाएगा आपका स्टेप ना। तो सारे स्टेप तो हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, सारे स्टेप नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन 5 से 10 मिनट में हम लोग जो ये एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड है ना, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड है, इंपॉर्टेंट है, इसका एक ओवरव्यू आपको बताने की कोशिश करेंगे। और मैं आपसे पहले ही बोला कि जो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड है ये आपका प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में लगभग आपका सेम होता है, और 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड में भी लगभग सेम। मैं सेम नहीं बोल रहा हूँ, अप्रॉक्स सेम बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा वेरिएशन भी आता है ना, हम लोग पढ़ेंगे, एक्सेप्शन के तौर पे हम लोग वहाँ पे बात करते हैं। लेकिन अगर हम सिलोसिस्टीन और पायरोलाइसिन की बात करते हैं, 21st और 22nd की बात करते हैं, तो चीजें जो है काफी बदल जाती हैं, ठीक है, वो हम लोग बात करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू दे देते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, और ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। होपफुली आप सभी लोगों को इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी ना। तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड मैंने आपसे पहले ही कहा कि किसी भी आपका बायोमॉलिक्यूल और स्पेशली अमीनो एसिड जिसको हमें क्या करना है, प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करना है, उसको हमें एक्टिवेट कराना होगा। तो शार्ट फॉर्म में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ पहले स्टेप में एक्टिवेशन ऑफ अमीनो। खैर है तो बहुत डिटेल में ये, बट फिर भी आपको मैं शार्ट फॉर्म में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड ना, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। और ये जो अमीनो एसिड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड की ना, किसकी बात हो रही है, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड की बात हो रही है। तो मैं एक अमीनो एसिड के बारे में बता रहा हूँ और आप सभी लोग समझ जाएंगे सब, ठीक है। मैं एक अमीनो एसिड के बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप सभी लोग जो रिमेनिंग है उसके बारे में आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे, कुछ नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में एक अमीनो एसिड ले लेंगे ना, कोई भी अमीनो एसिड ना, या हम लोग क्या करेंगे, कोई भी अमीनो एसिड ले लेंगे। ये क्या हो गया आपका अमीनो एसिड, मैंने आपसे कहा सब में वही पैटर्न फॉलो होगा। और अब हम इसको क्या दे देंगे, एटीपी। अमीनो एसिड है, स्वाभाविक सी बात है, उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एटीपी। हमें क्या चाहिए, एटीपी। और आप जानते हैं अगर हम एटीपी की बात करते हैं तो ट्राइफॉस्फेट है। ट्राइफॉस्फेट मतलब क्या हो जाएगा, 3 फास्फेट है। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर ले। कैसे डिवाइड कर ले, एक एएमपी और दूसरा क्या हो जाएगा, एडीपी। सही बात है, मोनोफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ट्राइफॉस्फेट। सही बात है। तो ये एएमपी जो है इसको एक्टिवेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि तीनों फास्फेट इसको एक्टिवेट कर रहे हैं, एक फास्फेट एक्टिवेट करेगा ना, एक फास्फेट क्या करेगा, इसको एक्टिवेट कर देगा। और ये एडीपी जो है ये पीपीआई के फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एडीपी पीपीआई के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। अब देखिए अमीनो एसिड हो गया और क्या हो गया, एटीपी हो गया। तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा आपका ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं ना, हमारे पास क्या बन जाएगा, अमीनो एसिड प्लस एएमपी। क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड प्लस एएमपी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पीपीआई के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक, सही बात है ना। अब इसको हम अमीनो एसिड नहीं बोलेंगे, इसको हम अमीनो एसिड नहीं बोलेंगे, इसको हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं। इसको हम एक नाम और क्या दे सकते हैं, इसको हम बोल देंगे अमीनो एसिड। क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड एएमपी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अमीनो एसिड एएमपी बोल सकते हैं। या फिर इसको एक नाम से और लोग बोल सकते हैं, चार्ज अमीनो एसिड। क्या बोल सकते हैं, चार्ज अमीनो एसिड। क्या बोल सकते हैं, चार्ज अमीनो एसिड। तो चाहे अमीनो एसिड एएमपी बोल दीजिए और चाहे आप क्या बोल देंगे, चार्ज अमीनो एसिड। यहाँ पे आपका अमीनो एसिड अकेले था ना, यहाँ पे आपका अमीनो एसिड अकेले था
तो इसलिए उसको हम अमीनो एसिड बोलते थे। लेकिन जब इसको हम एटीपी के साथ एक्टिवेट किए तो क्योंकि एएमपी जो है इसमें पार्टिसिपेट किया, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे अमीनो एसिड एएमपी। मतलब ये अमीनो एसिड जब उसमें एएमपी लग गया या कह सकते हैं कि अमीनो एसिड के फॉर्म में आ गया, तो अब ये क्या हो गया आपका, ये अब रेडी हो गया, अब ये प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रेडी हो गया। तो अब ये बोल रहा है कि ठीक है अब हम रेडी हो गए, आपने हमें एनर्जी दे दिया और हम अब रेडी हो गए हैं, अब आप हमें जो है राइबोसोम के अंदर ले चल सकते हैं और राइबोसोम के अंदर ले चल के आप हमें प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करा सकते हैं, या कह लीजिए प्रोटीन की सिंथेसिस आप करवा सकते हैं। कौन बोल रहा है, ये आपका अमीनो एसिड एएमपी। लेकिन मुद्दा ये आता है कि ये लेके कौन जाएगा राइबोसोम में। मैंने आपको पहले ही कहा कि राइबोसोम में लेके कौन जाएगा, टीआरएनए जाएगा, सिंपल सी बात है। सपोज दैट अगर हम अमीनो एसिड मिथियोनिन ले लें, क्या ले लें, मिथियोनिन ले लें, तो मिथियोनिन के लिए आप जानते हैं कि इधर क्या हो जाएगा, खैर अभी हम लोग बात करेंगे इनिशिएशन के बारे में। आप सब जानते हैं कि मिथियोनिन अमीनो एसिड को जो कोड करता है उस जेनेटिक कोडान का नाम क्या हो जाएगा, एयूजी। क्या नाम हो जाएगा, एयूजी। तो एयूजी जो है वो कोड करता है किसे, मिथियोनिन को कोड करता है। तो एयूजी जो है उसका जस्ट एंटी कोडान वाला टीआरएनए आएगा, है ना। मतलब मान लीजिए जो एयूजी है तो एयूजी का एंटी कोडान का जो टीआरएनए होगा उसी टीआरएनए पे आपका मिथियोनिन बाइंड करेगा। तो अब क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, ये आपका अमीनो एसिड चार्ज तो हो गया है, लेकिन ये जो है अपने आप जाने वाला राइबोसोम में नहीं है। इसको लेके कौन जाएगा, इसको ले जाएगा टीआरएनए। तो हमें कुछ नहीं दिमाग आना है ना, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड का ये पहला पॉइंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। दूसरे पॉइंट में क्या करना है, कुछ नहीं करना, यही वाला ले लेना है ना, ये वाला ले लेना है ना। ये क्या हो जाएगा आपका अमीनो एसिड प्लस एएमपी और इधर क्या हो जाएगा आपका टीआरएनए। क्या हो जाएगा आपका टीआरएनए। टीआरएनए पे तो ट्रांसफर करोगे ना, और कहां ट्रांसफर करोगे, तो टीआरएनए पे ट्रांसफर करोगे तो अब क्या हो जाएगा ना, हमने क्या ले लिया, चार्ज अमीनो एसिड और फिर क्या ले लिया, टीआरएनए। और टीआरएनए का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो आप सब लोग जानते हैं ना, कुछ ऐसे करके बनता है ना, कुछ ऐसे करके बनता है ना। ये क्या हो जाएगा 5 प्राइम और ये क्या हो जाएगा 3 प्राइम। खैर जब टीआरएनए की सिंथेसिस होती है तो इस तरीके का टीआरएनए नहीं होता है। अरे मैं ऐसे आपको एक सिंबल के तौर पर बनाया हूँ, ये आप करेक्ट टीआरएनए नहीं बोल सकते हैं, करेक्ट टीआरएनए नहीं बोल सकते हैं, ये सिंबल के तौर पर मैं आपको बनाया हूँ। तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर आप सब देखा होगा ना, सीएसआईआर टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछ गया था ना, मैचिंग के लिए पूछ गया था। खैर वो सब बात की बात है। तो ये क्या हो जाएगा 5 प्राइम और ये क्या हो जाएगा 3 प्राइम। तो जब टीआरएनए की सिंथेसिस, जब टीआरएनए पहली बार सिंथेसाइज होता है, बना होता है, तो ऐसे नहीं होता है, इसकी हमें क्या करानी होती है, स्प्लाइसिंग करानी होती है ना। स्प्लाइसिंग करके हम इसको इस फॉर्म में ले आते हैं। और आप ध्यान रखिएगा ये आपका 3 प्राइम है, ये जो 3 प्राइम है इसको हम एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर आर्म। एक्सेप्टर आर्म मतलब जो अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करे। और इसकी खासियत होती है, खासियत ये होती है कि इस 3 प्राइम पे CCA की कंजर्व सीक्वेंस होती है। क्या होती है, C और A की कंजर्व सीक्वेंस होती है। क्यों होती है वो सब बात है, ठीक है। तो इसी में क्या होता है, आप देखिए जो ये आपका जो चार्ज अमीनो एसिड है ना, वो कहाँ बाइंड करेगा, टीआरएनए के 3 प्राइम पोजीशन पे। कहाँ बाइंड करेगा, टीआरएनए के 3 प्राइम पोजीशन पे। तो आप ये मान लो, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अमीनो एसिड जो चार्ज अमीनो एसिड है ना, जो चार्ज अमीनो एसिड है, इस चार्ज अमीनो एसिड को यहाँ पर ले आकर हम बाइंड करा देंगे। कहाँ करा देंगे, 3 प्राइम पे। और टीआरएनए को हम कैसे डिसाइड करेंगे, टीआरएनए को हम डिसाइड करेंगे इसके एंटी कोडान से ना। ये क्या हो जाएगा आपका एंटी कोडान, मतलब ये आपका एमआरएनए, ये क्या हो गया आपका राइबोसोम। अगर इस राइबोसोम में सपोज दैट ये एयूजी है, ये क्या है आपका एयूजी है, ये आपका एक कोडॉन है, तो ये एयूजी किसको कोड कर रहा है, मिथियोनिन को। किसको कोड कर रहा है, मिथियोनिन। मतलब ये एयूजी ये कह रहा है कि हमें मिथियोनिन चाहिए, ये एयूजी किसको कह रहा है कि हमें मिथियोनिन चाहिए। तो मिथियोनिन जो है, मिथियोनिन के लिए जो टीआरएनए यूज करेंगे, इसका जस्ट एंटी कोडान वाला यूज करेंगे। मतलब अगर ये ए है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो एंटी कोडान है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और आपका जी है तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
मतलब जो मिथियोनिन बाइंड करेगा वो कौन से टीआरएनए पर बाइंड करेगा, वो बाइंड करेगा जिसका एंटीकोडॉन क्या होगा, यूएसी होगा ना, जिसका एंटीकोडॉन यूएसी होगा उस पर क्या करेगा आपका ये बाइंड करेगा। सपोज दैट अगर कोई आपका एंटीकोडॉन यहाँ पे ए है ना, क्या है आपका ये ए और ये किसी एक्स अमीनो एसिड कोड कर रहा है, किसको कोड कर रहा है, किसी एक्स अमीनो एसिड कोड कर रहा है, तो उसके लिए जो टीआरएनए होगा वो क्या हो जाएगा, यू 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 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू यू यू। कहने का मतलब स्पेसिफिक टाइप का जो टीआरएनए होता है उस पे स्पेसिफिक टाइप का ही अमीनो एसिड बाइंड करेगा, और ये टीआरएनए का जो एंटीकोडॉन है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपका इस कोडॉन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये टीआरएनए है, इस टीआरएनए पे क्या आकर बाइंड हो गया है, अमीनो एसिड आकर बाइंड हो गया है। तो जब इस टीआरएनए पे आपका अमीनो एसिड आकर बाइंड हो गया है तो ऐसे अब एक प्रोडक्ट बन गया ना, यहाँ पे टीआरएनए भी हो गया और क्या हो गया आपका अमीनो एसिड भी हो गया है। अब इसे हम क्या बोलेंगे, चार्ज टीआरएनए, क्या बोलेंगे इसे हम, चार्ज टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए, क्या बोलेंगे इसे हम, चार्ज टीआरएनए ना। यहाँ पे हमने क्या बोला था, चार्ज अमीनो एसिड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका चार्ज टीआरएनए। इसको एक नाम से हम लोग और बोल सकते हैं अमीनो एसिड टीआरएनए, क्या बोल सकते हैं, अमीनो एसिड, दिख रहा है, अमीनो एसिड टीआरएनए, क्या बोल सकते हैं, अमीनो एसिड टीआरएनए। मतलब अगर कोई अमीनो एसिड पहले चार्ज हो और चार्ज होने के बाद टीआरएनए पे ट्रांसफर हो जाए ना, चार्ज होने के बाद टीआरएनए पे ट्रांसफर हो जाए, तो जब ये टीआरएनए पे ट्रांसफर हो गया है इसे हम बोलेंगे चार्ज टीआरएनए, ऐसे हम बोलेंगे अमीनो एसिड टीआरएनए। और अब ये रेडी हो गया है कि अब ये राइबोसोम के अंदर आराम से जा सकता है, और जो यहाँ पे एंटीकोडॉन होगा उस एंटीकोडॉन पर क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड की, क्या ये अपने आप हो जाएगी, नहीं, अपने आप नहीं होगी। इसको कराने के लिए आपका वही एंजाइम जो हम लोग यूज किए थे ना, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटिक ना, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटिक, देखिए दो चीज होता है, एक सिंथेज होता है दूसरा सिंथेटेज है, एक सिंथेज और दूसरा क्या होगा, सिंथेटेज। तो सिंथेज मतलब जहां पे सिंथेसिस हो और जहां पे एटीपी लगा होता है वहां पे क्या लग जाता है आपका सिंथेटेज ना, तो यहाँ पे एटीपी लगा हुआ है ना, इसलिए क्या हो जाएगा आपका सिंथेटेज। तो ये आपका अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज जो है इन दोनों स्टेप को कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक इंपॉर्टेंट बात, तो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसको बनाने के लिए, अब नाम देखो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। तो भाई अमीनो एसिड टीआरएनए तुम्हारे पास बना ही है ना, और एटीपी लगा हुआ है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, सिंथेटेज। क्लियर। और मैंने आपसे कहा कि जितने भी अमीनो एसिड, चाहे प्रोकैरियोट की बात हो चाहे यूकैरियोट की बात हो, जिनको प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करना है उनको इस स्टेप से गुजरना ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात, और सबके लिए क्या होगा, स्पेसिफिक टाइप का अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज होता है। बात यहीं पर नहीं खत्म होती है, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज होता है वो क्या होता है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के तौर पे काम करता है। कैसे काम करता है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के तौर पे काम करता है। कैसे काम करता है, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज वो इस बात को इंश्योर करता है, ध्यान रखिएगा, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज वो इस बात को इंश्योर करता है कि जो आपका स्पेसिफिक टाइप का अमीनो एसिड स्पेसिफिक टाइप के टीआरएनए पर बाइंड कर रहा है वो स्पेसिफिक टाइप के टीआरएनए पर ही बाइंड करे, किसी दूसरे पर बाइंड ना करे। इसकी इंश्योरिटी कौन करता है, इसकी इंश्योरिटी आपका अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम करता है, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। और एक बात ध्यान रखिए, ये बात जो आपको ध्यान देने वाली बात है, वो बात ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर गलती से पहली बात वैसा नहीं होता है, लेकिन अगर गलती से कोई गलत अमीनो एसिड किसी गलत टीआरएनए पर बाइंड हो गया हो, ध्यान रखिएगा, कोई गलत अमीनो एसिड किसी गलत टीआरएनए पर अगर बाइंड हो भी गया है तो ये क्या करता है, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, जब ये देखिए जहां पे बॉन्ड बना है ना, ये आपका क्या होगा, टीआरएनए या अमीनो एसिड, इस टीआरएनए और अमीनो एसिड के बीच में क्या होगा, आपका बॉन्ड बनेगा ना। कैसे बनेगा, अभी टाइम नहीं है, बाद में अभी टाइम होगा तो आपको बताएंगे। इनके बीच में जो ये बॉन्ड बना है उस बॉन्ड को क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा, क्या करवाएगा,
जो आपका अमीनो एसिड टीआर सिंथेटेज है उसकी क्या कराएगा, हाइड्रोलिसिस करवाएगा, और हाइड्रोलिसिस करवा के इस अमीनो एसिड को क्या करेगा, रॉन्ग अमीनो एसिड को हटा देगा, और जो नया वाला अमीनो एसिड जो उसका अमीनो एसिड होगा उसको लाकर यहाँ पर क्या करेगा, ज्वाइन करा देगा। इसके अलावा भी बहुत यूज होता है आपका अमीनो एसिड टीआर सिंथेटेज का, टाइप नहीं है, बहुत सारी चीज आपको साइड डायग्राम में बताना है, कुछ एक सीक्वेंस बताना है, IF1 का क्या रोल होता है, IF2 का क्या रोल होता है, IF3 का क्या रोल होता है, और इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3 प्रोकैरियोट होता है, इलांगेशन फैक्टर होता है EFTU ना EFTS, EFG, ये 3 आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं आपका इलांगेशन में। ऐसे करके आपका टर्मिनेशन में रिलीजिंग फैक्टर होता है RF1, RF2, RF3 होता है। तो साइन डाल के लो, 30S कैसे बाइंड करेगा, 50S कैसे बाइंड करेगा, tRNA कैसे बाइंड करेगा, पेप्टाइड ट्रांसफरेज कैसे काम करेगा, फिर कभी मौका मिलेगा तो आप सभी लोगों को इनके बारे में बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। ये इसमें भी और बहुत सारी चीज़ बताने की जरूरत है अभी, फिर भी टाइम नहीं है, टाइम कम है, इसलिए जो है इसको हम आज इस पूरे लेक्चर को प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोकैरियोट होता है इतनी बात को आपको समराइज करके ऐसा कह सकते हैं कि ओवरव्यूज आपको बताने का प्रयास किए। होपफुली आप सभी लोगों को ये बातें अच्छे से समझ में आई गई होंगी। बोर्ड पे लिखा गया है तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो है आपको लैंग्वेज न समझ में आ रहा हो कि क्या लिखा गया है, लेकिन मैंने बार बार इसको बोला हुआ है तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती है ना। तो ऑनलाइन में थोड़ा सा ऐसा होता है, जब ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन में तो बहुत आसान होता है, ऑफलाइन में तो सारे स्टूडेंट बैठे रहते हैं, वो सारी चीज़ें आराम से देखते रहते हैं ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, कुछ थोड़ा बहुत जो है जानने को मिला होगा, और कुछ नई स्टाइल में कुछ चीज़ें आपको जानने का भी मौका मिली है ना। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। फिर कभी मौका मिलेगा तो आप सभी लोगों को प्रोटीन सिंथेसिस या फिर आपका प्रोटीन टारगेटिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे ना। थैंक यू सो मच।